हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन गुरु ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज पार्ट 2। प्रीवियस जो लर्निंग की क्लास थी उसमें हम डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज डिस्कस की थी, जो कौन कौन सी थी, पावलोव लर्निंग थ्योरी, स्किनर एंड थॉर्नडाइक। अब इस क्लास में जो बाकी लर्निंग थ्योरीज हैं जो आपके डिफरेंट टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक बार लर्निंग को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लर्निंग को हमने कैसे डिफाइन किया था, कैसे परिभाषा दी थी। तो इन जनरल सेंस किसे हम लर्निंग अधिगम कहते हैं? हमारे बिहेवियर में जो परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं हमारे अनुभवों की वजह से, और वो चेंजेस कैसे होंगे, परमानेंट होंगे, उसी को किसका नाम दिया जाता है? लर्निंग का नाम दिया जाता है। यही हमने जनरल वे में डिफाइन किया था। इसके अलावा जो अलग अलग थिंकर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन लर्निंग की दे रखी हैं, जो अभी तक अगर आपने याद नहीं की हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ टीचिंग एग्जाम है उनमें स्पेशली डेफिनेशंस, कोड्स, राइटर्स, बुक्स नेम्स, इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट अगर आपके टैट एग्जाम की बात करें, स्पेशली सी टैट हो गया या स्टेट टैट हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। बट जो स्पेशली आपके स्टेट टैट वाले एग्जाम है, वहाँ से जो ये पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरीज हैं, लॉज ऑफ लर्निंग है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा भी कुछ और लर्निंग थ्योरीज है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें से पहली लर्निंग थ्योरी आती है कोहलर इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो अब पहले हम बात कर रहे थे, चाहे थॉर्नडाइक थे, वो स्किनर थे या पावलोव थे, वो बात कर रहे थे कि ये जो एक्सपीरियंस करते हैं हम चीज़ें, उसकी वजह से हम कुछ रिस्पॉन्स देना सीखते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, हम कंडीशंस लगा सकते हैं, स्टिमुलस का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे का अधिगम पॉसिबल है या लर्निंग वो करता है। तो बट अब जो कोहलर हैं वो उनसे अलग विचारधारा रखते हैं। ठीक है, उनका कुछ अलग मानना है कि लर्निंग कैसे होती है। ठीक है, तो इनकी जो लर्निंग थ्योरी है उसका नाम है सूझबूझ का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अब ये कौन है, गेस्टाल्ट अल्टवाद क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। बट पहले हम बात कर लेंगे कि कोहलर का एक्सपेरिमेंट क्या था। कोहलर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उसका रिजल्ट है लर्निंग, नहीं, कुछ और चीज़ें भी है जिनका प्रयोग करके हमारे में सूझबूझ आती है या हम लर्न करते हैं। तो पहले तो हम इनके जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो कोहलर ने क्या किया, कोहलर की एक बुक है जिसका नाम है मेंटेलिटी ऑफ एप्स। उसमें इन्होंने ये लर्निंग थ्योरी दी, और इनके पास बहुत सारे चिंपैंजीज थे। तो आप ये याद रखोगे किस पे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और किस आइलैंड पे एक्सपेरिमेंट किया, कैनरी आइलैंड। और ये जो चिंपैंजीज थे, इनमें जो सबसे इंटेलिजेंट चिंपैंजी था उसका नाम भी आप याद रखोगे, उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, ये मोस्ट इंटेलिजेंट था, बाकी जो चिंपैंजी थे वो इसी की इमिटेशन करते थे, नकल करते। तो क्या याद रखना है आपने, चिंपैंजीज पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे पैवलोव ने डॉग पे किया, स्किनर ने रैट पीजन पे किया, एंड थॉर्नडाइक ने कैट पे किया। ठीक है, तो इन्होंने चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट किया। अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, कुछ चिंपैंजीज लिए और उनको एक रूम में बंद कर दिया। रूम की साइड में कुछ इन्होंने बॉक्सेस, कुछ स्टिक्स रख दी। ठीक है, और कुछ हाइट पे इन्होंने बनानास को लटका दिया। अब चिंपैंजीज बनाना को देखेंगे तो उनको उसका खाने का मन करेगा, पर वो कुछ हाइट पे थे, उनसे वो पहुंच नहीं पा रहे थे उस चीज को। तो सुल्तान क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट है, वो थोड़ा सोचता है, थोड़ा दिमाग लगाता है, और जो साइड में बॉक्सेस पड़े थे उनका यूज करता है, एक बॉक्स रखता है, बॉक्स के ऊपर चढ़ के वो बनाना तक पहुंच जाता है। ठीक है, बाकी चिंपैंजीज उसको देखते और वैसे ही करते हैं, उसकी नकल करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कोहलर ने क्या किया, अब जो बनानास हैं उसकी हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। ठीक है,
तो फिर से जो सुल्तान है उसने दिमाग लगाया और बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखा, फिर से उस पर चढ़ के वो बनाना तक पहुंच गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में कोहलर ने क्या किया, सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर दिया। अब उन्होंने बनानास को रूम के अंदर नहीं, रूम के बाहर रख दिया। ठीक है, तो अब सुल्तान ने सोचा अब बॉक्सेस की हेल्प से तो उन बनानास तक नहीं पहुंच सकते थे, तो उसने जो साइड में कुछ स्टिक्स रखी थी उनका यूज किया और स्टिक्स की हेल्प से वो बनानास तक पहुंच गया। वैसे ही बाकी चिंपैंजीज भी उसको देख के वैसे ही करते। ठीक है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट कोहलर ने किया अपनी इनसाइड लर्निंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने की हैं। तो अब यहाँ से आप क्या चीजें याद रखोगे कि ये जो लर्निंग थ्योरी है इसमें या जो कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत है, इसके अनुसार इन्होंने क्या बोला कि जो लर्निंग है वो किसका रिजल्ट है या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लिख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनसाइट, हमारी समझ सूझबूझ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक है, 4 कारक दिए। पहला है एक्सपीरियंस, जैसा कि पैवलॉव, स्किनर और थॉर्नडाइक ने बोला। सेकंड आता है इंटेलिजेंस, थर्ड है लर्निंग सिचुएशन, एंड फोर्थ आता है रिपीटिशन एंड जर्नलाइजेशन। ठीक है, रिपीटिशन एंड जर्नलाइजेशन। अब इन्होंने बोला कि ये जो समझ है, सूझबूझ है, लर्निंग है, सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से ये नहीं होता, इसमें और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें इन्होंने पहला बोल दिया इंटेलिजेंस, बुद्धि को। अब जैसे जो चिंपैंजीज थे उनमें सबसे इंटेलिजेंट कौन था, सुल्तान था, तो वो सोच पाता था और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो आप में बुद्धि कितनी है, इंटेलिजेंट कितने हो, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी समझ सूझबूझ में। ऐसे ही जिस सिचुएशन में आप लर्न करते हो उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो, है ना। अब जैसे जब बॉक्सेस की जरूरत थी तो बॉक्सेस का प्रयोग करके वो करता था, जब स्टिक्स की जरूरत थी तो स्टिक्स का सहारा लिया। ऐसा नहीं कि हर एक सिचुएशन में सेम ही चीज को उसने अप्लाई किया। ठीक है, तो जो अधिगम परिस्थिति है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है फोर्थ आता है रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन। अब चीजों को जब आप बार बार रिपीट करते हो, ठीक है, अभ्यास करते हो, पुनरावृत्ति करते हो, तो चीजों का क्या हो जाता है, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ठीक है, तो फिर आप जैसे एक बार बॉक्स की हेल्प से किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी 2 बॉक्स की हेल्प से कर लिया, फिर चीजें जब आप बार बार करते रहते हो तो उसके जनरलाइजेशन कर लेते हो। नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आप वही जो प्रीवियस आपका सॉल्यूशन था उसी का यूज करते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने, है ना। जैसे एक बार आपको बता दिया कि भाई जो सर्कल है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो हर बार जब भी एरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, वो जनरलाइजेशन होगी उस चीज की। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि किसी भी बच्चे की समझ या जो सूझबूझ है, बुद्धि है, इनसाइट है, उसमें ये चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, लर्निंग सिचुएशन एंड रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन, ना कि सिर्फ एक्सपीरियंस का ही रिजल्ट है लर्निंग। क्लियर यहाँ तक। तो अब जो ये सारी बात बोलेंगे उन्हें क्या बोल दिया जाता है, वो है गेस्टॉल्टिस्ट। ठीक है, उन्हें क्या दिया जाता है, गेस्टॉल्टिस्ट बोल दिया जाता है। गेस्टॉल्टवाद साइकोलॉजी है, या फिर इन्हें और क्या बोल सकते हैं, समिष्टिवादी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसी है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को फॉलो करने वाले। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा संज्ञान के बारे में पढ़ा था, ठीक है, या हमने बात की थी मोरालिटी की, तो वैसे ही अलग ये भी साइकोलॉजिकल स्कूल है जिसे गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है।
तो ये जो गेस्टॉल्ट वादी हैं ये किसके बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं कि जो होल होगा इज ग्रेटर देन पार्ट्स। ठीक है, मीन्स कि किसी भी सिचुएशन को एज ए होल देखोगे, ना कि टुकड़ों में तोड़ के देखा जाएगा। ठीक है, क्या मानना आ गया इनका, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ठीक है, जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे एक साथ एज ए होल देखोगे, ना कि टुकड़ों में तोड़ के देखोगे। ठीक है, ओके, न देखकर पूर्ण रूप में देखा जाता है, इस विचारधारा के अंतर्गत आएगा। तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट वाज या गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, या किसने ये बोला है होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, तो ये गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आए। ठीक है, और क्या चीज आती है इनके अंडर या इनके अनुसार, इन्होंने और क्या बोला कि जो पर्पस है, मोटिव है, वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। पर्पस और मोटिव प्लेज सेंट्रल रोल इन लर्निंग। ठीक है, जैसे जो चिंपैंजीज थे उनके सामने क्या मोटिव था, बनाना सीख रहे थे उनको खाने को, इसलिए वो सारी मेहनत कर रहे थे। तो जो पर्पस है, मोटिव है, वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसी की वजह से आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, तो आप याद रखोगे जो कोहलर हैं वो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर क्या है, फाउंडर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी हैं। ओके, और इसके अलावा और कौन कौन से आ जाते हैं गेस्टॉल्ट स्कूल या गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अंदर, तो आप वो भी याद रख सकते हो। इनके साथ और कौन थे, मैक्स वर्डमियर आ जाएंगे, मैक्स वर्डमियर आ जाएंगे। ठीक है, इन्हें फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी बोल देते हैं, या कोहलर आएंगे तब भी, क्योंकि ये साथ में थे, कोहलर, मैक्स वर्डमियर एंड कर्ट कोफा। ठीक है, और कौन आ जाते हैं तीसरे, आपको बता देती हूँ, तो आ जाएंगे कोहलर, कर्ट कोफा एंड मैक्स वर्ड। ठीक है, इन्हें बोल दिया जाता है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट या फाउंडर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, आप याद रख लो। ठीक है, और कौन क्या बोलते हैं, गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या मानता है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, मतलब अगर किसी सिचुएशन को आप एज ए होल देखो तो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, टुकड़ों में तोड़ के देखोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो मोटिव है वो सेंट्रल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह की लर्निंग में। क्लियर, अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर एंड इनसाइट। हमने थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड पढ़ा था और कोहलर का हमने इनसाइट मेथड ऑफ लर्निंग पढ़ा। दोनों में डिफरेंस क्या है, अलग कैसे हैं दोनों। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें, जो ट्रायल एंड एरर मेथड है हर कोई उसका प्रयोग कर सकता है, जैसे मैंने छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़े कोई भी लोग कर सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट भी करते हैं, कोई भी कर सकता है, बट common intellectual level is needed for the use of insight method। बट अगर आपने इंसाइट मेथड का यूज करना है तो आप में क्या होनी चाहिए, सामान्य बुद्धि स्तर आप में होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आप उस चीज को करने के लिए उतना आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास हो जाना चाहिए कि आप सोच सको। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि बच्चा एज के साथ उन्हें सॉल्व कर पाता है, जैसे बच्चा बिल्कुल छोटा है, अभी 2 से 7 साल के बीच का बच्चा है, तो अभी उसमें इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है, सेंट्रेशन होता है, तो वो किस चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ पाता जितना कि बड़े बच्चे जो मैच्योरिटी लेवल में हैं या फिर एडोलसेंस पीरियड में हैं वो समझ पाते हैं, क्योंकि अभी उनकी मेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट तरीके से नहीं हुई। तो एटलीस्ट आप में सामान्य बुद्धि स्तर की आवश्यकता होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनसाइड मेथड का यूज कर, क्योंकि ये वाला जो ट्रायल एंड एरर मेथड है कोई भी कर सकता है। जब जब छोटे बच्चे की बात आती है तो वो सीखना ट्रायल एंड एरर मेथड से शुरू करता है, पहली स्टेज से सीखना, बस से ही वो सीखना शुरू कर देता है इस मेथड से। नेक्स्ट आता है ट्रायल एंड एरर मेथड स्पेशली डिपेंड्स ऑन द एक्सरसाइज।
है ना। एक्सरसाइज की बात तो कर रहे हैं कि बार बार आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे और अल्टीमेटली आप सही कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, बीच में गलतियां भी करोगे। ठीक है। और नेक्स्ट आता है जो इंसाइट मेथड है वो ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि सुल्तान चिंपैंजी क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को, सोच रहा था अच्छा यहाँ पे ये सॉल्यूशन होना है, बॉक्सेस का यूज़ करूँगा, स्टिक का यूज़ करूँ, तो इस चीज़ पे वो डिपेंड करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रायल एंड एरर मेथड डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। बट जो इंसाइट मेथड है इसमें क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कम सडनली। एकदम कई बार हम सोच रहे होते हैं कि क्या होगा क्या होगा, और एकदम से हमारे माइंड में सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है। इन ट्रायल एंड मेथड ईच टाइम न्यू एफर्ट हैज टू बी डन। हर बार हमें नया ही कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं ना सीखने के लिए। ठीक है। क्योंकि आप गलतियां कर रहे हो बार बार, और गलती इसलिए हो रही है क्योंकि आप सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हो। बट जो इंसाइट मेथड है उसमें क्या किया जाता है, प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस। इसमें आपको बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर एक बार आपने सही कंक्लूजन तक पहुंच गए हो, दूसरी बार आप फिर से उसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप में इतनी समझ है कि ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, मैं फिर से उसी चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन ट्रायल एंड एरर मेथड द फोकस ऑफ मैन इज टुवर्ड्स द गोल। गोल लक्ष्य की तरफ होता है। ठीक है। जैसे बच्चे के सामने अलग अलग क्यूब्स दे दिए जाते हैं और बोला कि इन क्यूब्स को आप एक जोड़ो, एक कोई चीज बनाओ, तो उसका उस गोल की तरफ फोकस होता है। वो गलतियां करता जाएगा, प्रैक्टिस करता जाएगा और अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुंचने की ट्राई करेगा। बट जबकि इनसाइड मेथड में क्या होता है, द अनकॉन्शियस माइंड इज मोर एक्टिव, कॉन्शियस एक्टिविटीज हैपन लेस। यहाँ पे आप कॉन्शियसली कर रहे हो सारी चीज़ों को, बट इसमें अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। वो कैसे, क्योंकि हमारे माइंड में अलग अलग चीज़ें स्टोर रहती हैं। ठीक है। जो शायद हमें हर टाइम याद नहीं है, बट जब कोई उससे सिमिलर सिचुएशन हमारे सामने आती है तो एकदम से माइंड में वो चीज़ क्लिक करती है कि अच्छा ये तो इस तरह सॉल्व हो सकता है या ये उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि जो कॉन्शियस माइंड है वो काम नहीं करेगा, कॉन्शियस तो वो ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, बट कई बार सडनली हमारे माइंड में वो सोल्यूशन आ जाता है कि अच्छा ऐसे होगा ही। ओके। तब बोला कि अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये आ गई आपकी इनसाइड लर्निंग थ्योरी। कोहलर ने दी है, गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट हैं। किसकी बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, लर्निंग सिचुएशन की, इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस दी और रेपिटेशन एंड जनरलाइजेशन को इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किसने दिया है, बेंडूरा ने दिया है, एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया है। ठीक है। कैनेडियन थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, बोबोडॉल पे। जैसे बाकियों ने डॉग, कैट, चिंपैंजी पे किया, इन्होंने बोबोडॉल, बोबोडॉल एक तरह का खिलौना होता है, उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। अब इनकी जो लर्निंग थ्योरी है या ये किस साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं, ऑब्जर्वेशनल साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी किससे रिलेटेड है या कैसा सिद्धांत है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग का सिद्धांत है ये। ठीक है। क्लियर यहाँ तक कि बच्चा ऑब्जर्वेशन से, दूसरों को देख के, अवलोकन से सीखता है। तो एक चीज ये याद रखोगे, मतलब जैसा दूसरे कर रहे होते हैं, दूसरों को देख के बच्चा सीखता है, उनके बिहेवियर से को की मॉडलिंग करता है, या उनको जो जैसा वो करेंगे वैसा ही बच्चा भी करेगा। ठीक है। तो चलो इनके एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। पहले तो इन्होंने क्या किया, कुछ बच्चे लिए और दो अलग अलग रूम में रख दिए होंगे। ठीक है। डिफरेंट रूम में रख दिए, और रूम के दूसरी साइड कुछ खिलौने रख दिए इन्होंने। ठीक है। जैसे ग्लास लगा है, ग्लास से आर पार दिख सकता है, तो बच्चों को दिख रहा है बाहर सब कुछ। तो रूम के बाहर इन्होंने दूसरी साइड क्या रख दिया, कुछ टॉयज। ठीक है। ऐसा ही दूसरे रूम में भी किया। अब बच्चे मतलब उन टॉयज को देख पा रहे हैं, तो उसमें फिर कुछ मॉडल को भेजा जाता है। मॉडल मतलब यहाँ पे कोई कौन होगा, कोई अडल्ट पर्सन को किसी को भेजा जा रहा है, इसमें मॉडल का नाम भी। ठीक है। ऐसे ही दूसरे रूम में अब वो मॉडल आता है पहले रूम में। वो क्या करता है, उन टॉयज में जो एक बोबो डॉल थी, ठीक है, बोबो डॉल नाम का एक टॉय था, उनको मारना पीटना उसको शुरू कर देता है। बच्चे उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरे रूम का जो मॉडल आता है वो क्या करता है, उन टॉयज के साथ बड़े प्यार से खेलना शुरू कर देता है।
इस रूम के बच्चे भी उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फिर जो बेंडोरा है उन्होंने क्या किया, अब इन बच्चों को रूम से निकाल के उस टॉय वाले रूम में ले गए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने देखा कि मॉडल क्या कर रहा है, उस बोबो डॉल को मार पीट रहा है, तो स्पेशली उस बोबो डॉल के पास ही जाते हैं और उसको मारना पीटना शुरू करते हैं। दूसरे रूम वाले बच्चों ने क्या देखा था कि मॉडल बड़े प्यार से खेल रहा है उनके साथ, तो वो भी बड़े प्यार से खेलना शुरू कर देते हैं उन टॉयज के साथ। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, थर्ड में जो दोनों बच्चे थे, ये वाले बच्चों को भी इसी इन्हीं बच्चों के साथ इसी रूम में ले गए, और ये बच्चे देखते हैं कि ये दूसरे जो बच्चे हैं वो उस बोबो डॉल को मार पीट रहे हैं। तो इनमें से इस रूम के कुछ बच्चे हैं वो तो बाकी टॉयज के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे वैसे ही उनको देख के उनकी नकल करते हैं और बोबो डॉल को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन, देखकर बच्चे सीखते हैं, जैसा बड़े करेंगे वैसा ही बच्चा भी करेगा। इसलिए बोला कि ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये कैसी है, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे सोसाइटी के लोग हैं वो जैसा करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा, या ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है ये थ्योरी। क्लियर? और ये जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, ये सोशल लर्निंग है, इसके लिए इन्होंने कुछ स्टेजेस, कुछ स्टेप्स दे दिए कि क्या क्या होगा, कैसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग होगी। सबसे पहले अटेंशन, देन रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन एंड लास्ट में रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कि पहले आप बच्चा उसी बिहेवियर को अटेंड करता है, उसी पे ध्यान देता है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, पॉपुलर हो, इंटरेस्टिंग। ऐसे ही होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा सारे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल कपड़े पहन के चल रहे हैं, एकदम मार्केट में कोई ऐसे अजीब से कपड़े पहन के आ जाता है जो नॉर्मल से अलग हो, तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ अट्रैक्टिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे, पॉपुलर लगे, उस चीज़ की तरफ बच्चा ध्यान देता है ज़्यादा। जैसे कि टीवी में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं, तो कैसे हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगती है हमें चीज़ें, वो मॉडल्स हमें अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, तो पहले अटेंशन, उसके बाद आता है रिटेंशन। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो भी हम देखते हैं उसको अपने माइंड में रिटेन कर लेते हैं, अपने बिहेवियर का पार्ट बना लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, माइंड में रिटेंशन मतलब माइंड में स्टोर कर लेते हैं उस चीज़ को। एंड रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम भी वही चीज़ कर रहे हैं, सेम जैसा हमने देखा हमारे माइंड में, जिस चीज़ को हमने रिटेन किया। और उसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट, कि इस बिहेवियर को अगर रिटेन रखने के लिए ज़रूरी है बीच बीच में पुनर्बलन भी करें। और अच्छा पुनर्बलन किसे माना जाएगा, पॉजिटिव टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट को। अगर पॉजिटिव टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट बच्चे को दी जाएगी तो बिहेवियर को रिपीट करेगा बच्चा, अदरवाइज नेगेटिव टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट दोगे तो बच्चा उस बिहेवियर को फिर से दोहराएगा नहीं, वो खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये इन्होंने डिफरेंट स्टेप्स दे दिए कि इस तरह से ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है, अटेंशन, देन रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, बट इनकी जो ये ऑब्जर्वेशनल थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसका क्रिटिसिज्म भी मिलता है, बिकॉज इनकी जो थ्योरी है वो रियलिटी बेस्ड नहीं मानी जाती, क्योंकि जो सिचुएशन इन्होंने एक्सपेरिमेंट में प्रोवाइड की वो फोर्स्ड सिचुएशन थी, मतलब ज़बरदस्ती बच्चों का रूम में बंद थे, उनको सामने कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उससे बच्चे में फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उससे आता हो, बट जरूरी नहीं है रियल लाइफ में भी बच्चा वैसा ही करेगा। हाँ, बट बोला जितना भी आपका ये अग्रेसिव टाइप ऑफ बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप सोशल लर्निंग थ्योरी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो अग्रेसिव बिहेवियर है बच्चा वो अडल्ट से ही सीखता है। अगर घर में जैसे कहीं आप लड़ते हो, गाली गलौज करते हो, तो बच्चा भी उस चीज़ को सीख जाए। पर हर टाइप का बिहेवियर आप ये नहीं बोल सकते, हर प्रकार का अधिगम लर्निंग बच्चा ऑब्जर्वेशन से या सोसाइटी से इंटरेक्ट करके ही सीखता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो है जेबी वॉटसन एक्सपेरिमेंट। थ्योरी नहीं, मोर एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग है। तो जेबी वॉटसन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था एक 11 मंथ के बच्चे पे, ठीक है, जिसका नाम है एल्बर्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक रैबिट का यूज किया और साउंड का यूज किया। ठीक है, अब ये जो एल्बर्ट है ये छोटा बच्चा है और इसे रैबिट खिलौना है जो कैसा है, वाइट फर का बना खिलौना है, उससे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उससे बहुत खेलता था। तो वॉटसन ने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं,
हम जो बच्चे का बिहेवियर है उसे चेंज कर सकते हैं, हम अलग अलग चीज़ें सिखा सकते हैं बच्चे को, या बच्चा जैसा एक्सपीरियंस करता है वैसा ही बच्चे का बिहेवियर बन जाता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अब जब भी जो एल्बर्ट छोटा बच्चा है वो रैबिट के साथ खेलना शुरू करता है तो ये वॉटसन एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो कैसी साउंड है, अनप्लीजेंट साउंड है, ठीक है, मतलब कुछ डरावनी साउंड है जिससे कोई डर जाए, ठीक है। तो अब इनिशियली तो एल्बर्ट उस चीज पे, उस साउंड पे कोई ध्यान नहीं देता, वो चुपचाप खेलता है, बट धीरे धीरे जब कंटिन्यूसली ऐसा होता है कि जैसे ही वो रैबिट के साथ खेलना शुरू करता है वैसे ही वो डरावनी साउंड्स आने लगती हैं, तो एल्बर्ट डरने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अब चाहे साउंड नहीं भी प्रोड्यूस की जाती, अब एल्बर्ट सिर्फ रैबिट को देख के ही डरना शुरू कर जाता है, और एट लास्ट वो सिर्फ वाइट फर वाली चीज़ों को देखता है, चाहे वो रैबिट भी नहीं है, ठीक है, वाइट फर वाली चीज़ों को देखता है, उनको देख के ही वो डरना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से वॉटसन को आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है कि इन्होंने एक छोटे बच्चों पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया और कोई चीज़ उसके बिहेवियर का पार्ट नहीं भी थी, जैसे वो डरता नहीं था पहले रैबिट से, फिर वो डरने लग जाता है उस चीज़ से, ठीक है। बट फिर भी जो जेबी वॉटसन है उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के पिता इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और जो हमने पैवलॉव पढ़े थे, स्किनर पढ़े थे एंड थॉर्नडाइक पढ़े थे, वो भी क्या है, बिहेवियरिस्ट। एंड और कौन बच गए, थॉर्नडाइक। तो इन तीनों को याद रख लेना, पैवलॉव, स्किनर और थॉर्नडाइक को बोला जाता है बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी, ठीक है। और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के पिता कौन है, जेबी वॉटसन। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद कुछ और छोटी थ्योरीज हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आती है रॉबर्ट गैगने, हायरार्की ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गैगने का पदानुक्रम का सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने, इनकी एक बुक है जिसका नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, उसमें इन्होंने ये हायरार्की दी थी, ठीक है, ओके। और इन्होंने हायरार्की का पहले आपको एक मीनिंग पता होना चाहिए। जो हायरार्की है वो इस तरह का एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और हायरार्की वर्ड जब भी यूज़ किया जाता है उसका मतलब आपको बॉटम से शुरू करना है और बॉटम से टॉप की तरफ लेवल्स को अचीव करना है, और वो भी कैसे, 1 by 1 स्टेप्स में। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट से फोर्थ में, फोर्थ से लास्ट में चले गए, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप ही हर एक लेवल को क्रॉस करना होता है, ठीक है। और इसके बाद जो फर्स्ट वाला लेवल है वो सबसे सिंपल मोस्ट लेवल रहता है, और लास्ट वाला लेवल जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल है, ठीक है। मतलब पहला जो लेवल होगा, सीखना होगा, वो बिल्कुल सिंपल सरल प्रकार की का अधिगम होगा, बट टॉप वाला सबसे कठिन स्तर होगा, और कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। और ये जो 4 स्टार्टिंग वाले 4 लेवल हैं, ठीक है, ये इनकी हायरार्की में कैसे आते हैं, वो दर्शाते हैं मोर बिहेवियरल एस्पेक्ट को, मतलब आपके एक्सपीरियंस का रिजल्ट है लर्निंग। और लास्ट वाले जो 4 हैं वो किसको दिखाते हैं, मोर कोग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग है, मतलब यहाँ पे आपकी समझ बुद्धि का आपको ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इन्होंने टोटल 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग दिए हैं गैगने ने, जिसमें पहले लेवल का नाम है सिग्नल लर्निंग, सांकेतिक सीखना, ठीक है, या संकेत सीखना, या सांकेतिक अधिगम। तो सिग्नल लर्निंग में सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग है, इसे इन्होंने किससे रिलेट किया है, इसे इन्होंने रिलेट किया है पैवलॉव से। और इसमें जो सरल टाइप का सीखना है, जैसे सिग्नल्स की हेल्प से आप सीखते हो, या कंडीशंस लगा के बच्चे को सिखाया जा सकता है, मतलब एक स्टिमुलस को दूसरे से रिप्लेस करके सिखाया जा सकता है, तो सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, इसे मोर रिलेट किया गया है स्किनर से, कि ये जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट आप देते हो बच्चे को, ये इनका प्रयोग करके आप बच्चे को कोई चीज़ें सिखा सकते हो। और सीखना भी कैसा होगा, जैसे यहाँ पे हम सिखाते हैं बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा दिए, वो भी सिंबल्स का यूज़ करके,
कि ए फॉर एप्पल है तो एप्पल का सिंबल बना दिया, बी से बॉल है तो बॉल का सिंबल बना दिया, तो बच्चा उन सिंबल्स की पहचान कर पाता है। और इसमें भी वैसे ही सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग हो जाएगी कुछ, बट कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी टफ होगी। तो बाकी कुछ चीज़ें हैं बच्चे को अब नहीं सीख पा रहा है बच्चा, तो लालच दे देते हैं बच्चे को हम कुछ, ठीक है, कि ये लो चॉकलेट मिलेगी अगर ये करोगे, आज ये फ्रूट मिलेगा अगर ऐसा करोगे, सो ऑन। नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है चेन लर्निंग या फिर प्रोसीजर प्रोसेस लर्निंग। तो यहाँ पे जो लर्निंग होगी एक प्रोसीजर प्रोसेस की फॉर्म में होगी। तो पिछले जो लेवल्स में बच्चे ने चीज़ें सीखी होंगी उसमें से कुछ रिस्पॉन्सेस को कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस प्रकार की लर्निंग चेन लर्निंग कहलाती है, ठीक है। सीक्वेंस में जो चीज़ें बच्चे ने सीखनी है, जैसे 1 2 3 एक सीक्वेंस में कुछ चीज़ें सीखनी है बच्चे, ठीक है। तो पहले वही सिर्फ सिग्नल सिंबल्स की हेल्प से सिखाया, फिर एक सीक्वेंस में कुछ चीज़ें सिखा दी जाती है। या बाईसाइकिल चलाना हो सकता है, कुछ और एग्जाम्पल भी आप फिजिकल एक्टिविटी वाले भी ले सकते। नेक्स्ट आता है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। ये किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज वर्ड से रिलेटेड है। अब बच्चा दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ कनेक्ट करना सीखता है, मतलब वो भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है, खुद को एक्सप्रेस करना सीख जाता है, दूसरों को समझना सीख जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो यहाँ तक तो वो ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ कर रहा था, आसपास की जो चीज़ें उसके साथ हो रही होंगी अनुभवों से वो सीखता था, बट अब नेक्स्ट वाले में उसे मोर अपने माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें जो पहला आता है वो आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है 1 बाय 1, जैसे जैसे हम ऊपर वाले स्टेप्स चढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें वो दो सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट डिफ्रेंशिएट करना सीखेगा, ठीक है। जैसे दो अलग अलग साउंड्स हैं, एक हॉर्न की एक डॉग बार्किंग की, वो इन दोनों में डिफरेंस बता पाता है, दोनों ही साउंड्स, बट वो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाता है। इस तरह की लर्निंग को बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब वो किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में सीख पाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ का कोई भी कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ए हम यूज़ करते हैं फॉर एरिया, आर हम यूज़ करते हैं फॉर रेडियस, रेडियस क्या है, एरिया क्या है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट आपने बता दिया। नेक्स्ट आता है रूल लर्निंग। अब रूल बता दिया जाता है किसी भी चीज़ का, जैसे सर्कल का एरिया क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो उसे रूल भी पता चल जाएगा, और लास्ट में फिर वो पहुंच जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में। अब कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पीछे से रूल सीखा होगा उसका यूज़ कर पाता है। जैसे कि अब उसको बता दिया कोई सर्कल है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है, तो बच्चा क्या करेगा, रूल वो पहले सीख चुका है, इस रूल का वो यूज़ करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप कोई भी लेवल स्किप नहीं कर सकते, अगर स्किप किया तो आप नेक्स्ट वाले लेवल में नहीं जा सकते। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हर कोई सारे लेवल्स को क्रॉस ही कर पाए, बीच में अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी स्टक हो सकता है किसी भी लेवल में, ठीक है। जैसे अगर उसने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो वो रूल भी को भी नहीं समझ पाएगा, जब उसे एरिया का ही नहीं पता, रेडियस का नहीं पता, पाई का नहीं पता, तो वो उस रूल को भी नहीं समझ पाएगा, और अगर रूल उसे नहीं पता है तो वो किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो सारी चीज़ें कैसी होंगी, एक सीक्वेंस में होंगी, स्टेप्स की फॉर्म में होंगी, ठीक है। ये हो गई जैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट थ्योरी आती है कर्ट लेविन फील्ड थ्योरी, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। अब जो लेविन है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो उसकी वजह से लर्निंग होगी। इन्होंने किस तरह लर्निंग को रिप्रेजेंट किया, इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन एंड मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्सेस। वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। इन्होंने बोला कि जो हमारा बिहेवियर है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पास्ट और फ्यूचर बट ऑन प्रेजेंट। इनके अनुसार क्या है कि ऐसा नहीं हमने कोई चीज़ें एक्सपीरियंस की और उसका रिजल्ट है लर्निंग, या हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है या फ्यूचर में जो होगा उसका रिजल्ट है। इन्होंने बोला जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं, जो आज चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, और वही हमारा बिहेवियर बनाता है जो आज में प्रेजेंट में चीज़ें हो रही होंगी। इसीलिए इनकी थ्योरी को
फील्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, और इसी को इन्होंने किसका नाम दिया, सीखने का, लर्निंग का नाम दिया। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बात की है, बिहेवियर फॉर्मूला दिया है, वो भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है इनका बिहेवियर फॉर्मूला, व्यवहार सूत्र। व्यवहार सूत्र जो कैसे है, B इज इक्वल टू F इंटू ई क्रॉस पी, जहाँ पे B फॉर बिहेवियर, F फॉर फंक्शन, E फॉर इन्वायरमेंट, P फॉर पर्सन। बिहेवियर से आ गया व्यवहार, फंक्शन आ गया कार्य, इन्वायरमेंट आ गया वातावरण या परिवेश, और पर्सन आ गया व्यक्ति। तो आपसे अगर पूछा जाता है वो 2-3 चीजें दे देगा, आपने पुट करना है सिंपली फॉर्मूला में, और जो भी पर्सन है उसका बिहेवियर निकाल सकते हो इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ये सूत्र याद रख सकते हो, किसने दिया है, कर्ट लेविन ने दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हल रीइंफोर्समेंट थ्योरी, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया है, क्लार्क हल ने दिया है। ठीक है, क्लार्क हल ने दिया है, किस बुक में, इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, उसमें इन्होंने दिया। और इन्होंने बोला कि ये जो सीखना है ये किसकी वजह से होता है, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ अ नीड। ठीक है, इन्होंने बोला अगर कोई चीज हमारी किसी ज़रूरत की आपूर्ति करती है तो उस चीज को हम सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप जॉब पे जाते हो या कॉलेज जाते हो, और आपको दूर जाना है जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है उसका साधन नहीं है, तो आपकी नीड क्या हो गई कि आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को सीखना पड़ेगा, तो वो आपकी ज़रूरत है। तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप ड्राइविंग सीख जाते हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला अगर कोई चीज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, तो उस चीज़ को हम सीख जाते हैं, और इसी को उन्होंने लर्निंग का नाम दिया। तो ये जो थ्योरी है और किस किस नाम से जानी जाती है, मैथमेटिकल थ्योरी, हिपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी, नीड रिडक्शन थ्योरी, बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, या थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, थ्योरी ऑफ कंडक्शन, इसे डिफरेंट नेम है, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी पूछा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, हल के अकॉर्डिंग ही थ्योरी होगी, हल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी का ही ये नाम है। और ये इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, हमारी ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, जो रीइंफोर्समेंट है वो किस तरीके से कर सकते हो, 2 टाइप दिए, कंटिन्यूअस एंड पार्शियल, सेम जैसे स्किनर ने दिए हैं, और पार्शियल को 2 टाइप से डिवाइड कर दिया है, रेशो एंड इंटरवल से। कंटिन्यूअस लगातार पुनर्बलन रीइंफोर्स करते रहोगे, रीइंफोर्समेंट भी मैं पहले बता चुकी हूँ क्या था, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो कुछ करने के लिए आपको प्रोवोक करे, मोटिवेट करे, चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो, नॉन वर्बल फॉर्म में हो, कोई रिवॉर्ड हो, पनिशमेंट हो, कुछ भी हो। तो कंटिन्यूसली आपको मतलब चाहते हो कि बच्चा रिस्पॉन्स दे, तो कंटिन्यूसली आप उसे रीइंफोर्स करते रहते हो हर बार सही रिस्पॉन्स देने के बाद। और इसमें बीच बीच में करोगे, जिसमें कई बार आप नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस डिसाइड कर लेते हो और कई बार टाइम डिसाइड कर लेते हो। अगर प्रीवियस वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसमें उसको एक बार देख लो, वहाँ पे अच्छे से हमने डिस्कस किया है कि रीइंफोर्समेंट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, और शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो थ्योरीज हैं वो हमारी कंप्लीट हैं लर्निंग से रिलेटेड, जो तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड की हैं। पार्ट वन में डिस्कस किया है व्हाट इज लर्निंग, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, पैवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एंड स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, और ये वाली जो थ्योरी है इसमें हमने ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमने थ्योरीज डिस्कस की, कोहलर का इंसाइट थ्योरी, और उसके बाद गेस्टॉल साइकोलॉजी क्या होती है, हल की लर्निंग थ्योरी या रीइंफोर्समेंट थ्योरी, कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हायरार्की ऑफ लर्निंग, तो हायरार्की वर्ड भी आपने याद रखना। तो
अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो बेस्ड किस पे रहेंगे, डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज पे। तो उससे पहले आप इन जो थ्योरीज हैं इनको अच्छे से समझ लें, तभी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे रिजॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।